हेलो गाइज, वेलकम टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आज हम इस सेशन में जो डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं और जो अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछली वीडियो में भी हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, जो आपके सामने यहाँ पे है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 19। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 17 के तहत अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है। तो हम तुरंत ही रिकॉल करते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है। आर्टिकल 14 में है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि कानून की नजर में सभी लोग समान होंगे। सभी लोग समान से तात्पर्य ये है कि चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो एक या आम गरीब आदमी, सभी के लिए कानून समान ही होगा। तो आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में है जीवन जीने का अधिकार, जो कि ये अनुच्छेद बहुत व्यापक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आर्टिकल 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 24। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध ... के संबंध में किया गया है। ए अनुसूचित जाति के सदस्य, बी अनुसूचित जनजाति के सदस्य, सी किसी भी समुदाय के सदस्य, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति के सदस्य। ठीक है। न्यायालय का एक वर्डिक्ट आया था अनुसूचित जाति को लेके, उसमें ये कहा गया था कि अगर अनटचेबिलिटी के आधार पर किसी के साथ कोई विरुद्ध काम मतलब कोई कृत्य होता है या उनके साथ भेदभाव किया जाता है तो उसमें ये देखना जरूरी है कि किसके संबंध में हुआ है। तो जो एससी होते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, उनको प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है। देखिए, आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो लोग ज्यादा ही अनटचेबिलिटी का शिकार होते हैं। ऐसे भेदभाव हुआ, कास्टिज्म हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए अनुसूचित जाति के सदस्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। मद्रास राज्य बनाम दो रायजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, और डी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भेदभाव के जो विरुद्ध अधिकार है वो किस आर्टिकल में दे रखा है बेटा? तो वो आपका दे रखा है आर्टिकल 15 में। ठीक है। आर्टिकल 15 में ये साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या नागरिक, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि जो आर्टिकल 15 है वो ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए है। तो किसी भी नागरिक के अगेंस्ट उसकी जाति, उसका जेंडर, उसका रिलीजन या निवास के आधार पर विभेद या भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को लेकर ही जो मद्रास राज्य बनाम दो रायजन 1951 का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था और एक नया आर्टिकल संशोधित करके जोड़ा था 15 का क्लॉज 5। इसमें इसी का एक पार्ट है 15 का क्लॉज 5। 15 के क्लॉज 5 में साफ तौर पे कहा गया है कि जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनके उत्थान के लिए राज्य कार्य करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब हम तुरंत रिकॉल करते हैं विधि के समक्ष समानता का अधिकार मैंने किस आर्टिकल में बताया था? आर्टिकल 14 में, जिसमें कहा गया है कि कानून की नजर में सभी लोग समान है। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार अभी पीछे क्वेश्चन भी कराया था, आर्टिकल 17। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19। ठीक है। 19 में ही फ्रीडम ऑफ 19 का जो 1 है
क्लॉज 1 उसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपको स्वतंत्रता दे रखी है, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो। तो मैंने तुरंत यहाँ पे सारे रिकॉल करा दिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ठीक है, तो मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बात की है। ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19। ठीक है, मीडिया की जो बात की गई है उसकी स्वतंत्रता की, वो आर्टिकल 19 में की गई है। यहाँ पे बेटा एक ध्यान, सब लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि आर्टिकल 19 में कहीं भी स्पष्ट रूप से बात नहीं की गई है। आर्टिकल 19 का जो आपका क्लॉज 1 है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का जो ए है उसी में मीडिया की जो फ्रीडम है वो छुपी हुई है। ठीक है, जो छुपी हुई से तात्पर्य ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में इसी के अंदर मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता की बात को माना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए। अब हम तुरंत ही इनको रिकॉल करते हैं। आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है? देखिए, हमारे संविधान में ना जो अपराधी वर्ग होता है उसको भी फंडामेंटल राइट दिए गए। तो आप ये देखिए हमारे संविधान की विशेषता क्या है। तो आर्टिकल 20 जो लोग जेल में बंद होते हैं, अपराधी वर्ग होता है, उनसे संबंधित है, उन लोगों को राइट दिया गया है। आर्टिकल 21 फिर से जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 22 से तात्पर्य उसमें क्या होता है? निवारक निरोध की गिरफ्तारी, आपने सुना है? निवारक निरोध गिरफ्तारी से संबंधित ये है। देखिए, एक होता है कि आप अपराध कर चुके हो और उसके लिए आपको दंड मिलेगा, और एक होता है कि आप अपराध करने वाले हो और उस अपराध को करने से आपको रोकना, उसके लिए आपको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, वही होती है निवारक निरोध गिरफ्तारी। तो उससे संबंधित उपबंध है आर्टिकल 22 में। ऐसा क्यों? जैसे जो भी सरकार की खुफिया एजेंसी होती हैं उनको पता चल जाता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा मतलब किसी भी अपराध को अंजाम देने वाला है, तो उसको पहले ही क्यों ना गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि उसको जो अपराध करने जा रहा है उससे रोका जाए। यही होता है निवारक निरोध गिरफ्तारी। तो आर्टिकल 22 उसी से संबंधित है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मैंने सारे आपको समझा दिए हैं, और यहाँ पे ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो यही सेम है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 31। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19। सेम वही, अब मैं तुरंत इसको रिकॉल करती हूँ। 16 किससे रिलेटेड है? जो लोक नियोजन के क्षेत्र में, लोक नियोजन का मतलब ये होता है जो सरकार की तरफ से रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं, जो सरकारी नौकरियां होती हैं जितनी भी, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जेंडर, उसके लिंग, सॉरी उसके जेंडर, रिलीजन और कास्ट आदि या निवास के आधार पर तो सरकार भेद कर सकती है। निवास से तात्पर्य होता है, देखिए बिहार के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है जो वहाँ के होते हैं, तो उनको सरकार रिजर्वेशन दे सकती है। बाकी तीनों के आधार पर, रिलीजन, जेंडर और कास्ट आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 22 सेम निवारक निरोध की गिरफ्तारी से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। ऐसे मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जो प्रेस की आजादी की बात कहीं स्पष्ट रूप से नहीं की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में किस आर्टिकल में माना है तो वो आपको याद ध्यान देने वाली बात है। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का आ, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का वा, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सा, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का दा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मैंने बताया था कि जो 19 का क्लॉज 1 है उसके ए में प्रेस की आजादी की बात छुपी हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है, ठीक है, तो यही वही सेम क्वेश्चन रिपीट है, तो ये वही लेकिन इसकी लैंग्वेज अलग है। ये संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज आई ए के ए में विशेष रूप से पाबंदी, तो देखिए इसी में साफ दे रखा है, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट ही है, इसको मैं फिर बाद में कराती हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा चुकी हूँ इस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? ये आया है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप देखिए, आपको आर्टिकल 19 में साफ रूप से विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति उसके जो विचार हैं उसको वो अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन आप जो अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हो उसके राइट का गलत फायदा ना उठाओ, इसलिए उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगा रखे हैं।
अब प्रतिबंध लगाने का कुछ ना कुछ तो आधार होगा कि किस आधार पर लगाने हैं। तो देखिए, उसने यहाँ पे बात की है, नहीं पूछा है। तो भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था या न्यायपालिका का अपमान, इन तीनों आधार पर किसी भी व्यक्ति की फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो जो व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी, अवांछनीय आलोचना। इसके आधार पर नहीं लगाया जा सकता है, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको समझ लीजिए। देखिए, भारत की संप्रभुता से कैसे लगाया जा सकता है। अगर आपने कहीं पे आप स्पीच दे रहे थे, ठीक है, वहां पे आपने कुछ ऐसा उकसाने वाला भाषण दे दिया है या आपके शब्द इस तरह के हैं जिससे भारत की संप्रभुता को क्षति पहुंचती है या उसको खतरा है, तो आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आप नहीं बोल सकते। आपका अभिव्यक्त करने का जो विचार है वो उस पर प्रतिबंध कर सकते हैं। ठीक है, जिससे भारत की संप्रभुता को खतरा हो। लोक व्यवस्था, यही भी सेम है। जैसे आप कहीं कुछ बोलते हो, दंगे, आपके जो भाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि दंगे भड़कने की आसार हैं या दंगे भड़क सकते हैं, तो आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे लोक व्यवस्था चरमरा है। ठीक है, सी है न्यायपालिका का अपमान। ये तो बहुत ही चर्चा में रहता है, आए दिन प्रशांत भूषण वाला केस होता है, केस हुआ था, जिसने भी सुना हो। तो न्यायपालिका का अपमान आप नहीं कर सकते हो अपनी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, तो उस पर प्रतिबंध लग सकता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21 या कोई नहीं। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 21 में विदेश यात्रा करने का हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो आर्टिकल 21 है, इंडियन सिटीजन के लिए भी है और प्लस फॉरेनर्स के लिए भी है। ठीक है, अब हम तुरंत ही रिकॉल करते हैं। आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। ए, विदेश यात्रा का अधिकार, बी, शरण पाने का अधिकार, सी, एकांतता का अधिकार और डी, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सबसे पहले बेटा ये ध्यान दीजिए इसमें कि ये जो जितने भी अधिकार हैं इनका कहीं भी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जितने भी वर्डिक्ट दिए हैं उसमें किसी न किसी आर्टिकल में इसको छुपा हुआ माना है। जैसे कि अगर आप 19 का जो क्लॉज 1 का डी है उसको आर्टिकल 21 के साथ मिलाकर पढ़ोगे तो आपको एकांतता का अधिकार यानी कि प्राइवेसी का राइट प्राप्त होगा। जैसे और सूचना प्राप्त करने का अधिकार ये किस में है, तो ये है आपका आर्टिकल 19 का, जो 19 का ही उसमें है, तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 19 में है। ठीक है, तो ये होगा विदेश यात्रा का अधिकार, अभी जस्ट पीछे बताया था किसमें है, आर्टिकल 21 में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइवेसी का राइट किस आर्टिकल में है, तो आप क्या लगाओगे, आर्टिकल 21। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं है उसने ये पूछा है, ध्यान देना। ए, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध, आर्टिकल 23। बी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। डी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अनुच्छेद 31, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, अब आप ये देखिए उसने नहीं पूछा था। सबसे पहले देखिए, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध, बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया था आर्टिकल 23 के तहत क्या किया गया, जो मानव का व्यापार किया जाता है या बेगारी कराई जाती है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब कुछ लोग बोलेंगे बेगारी क्या होता है, जिसने वीडियो नहीं देखा होगा, बेगारी होता है कि बिना आपको मजदूरी दिए आपसे काम कराना। आप कोई कार्य कर रहे हो और उसका वेतन नहीं पा रहे हो तो उसको बेगारी बोलते हैं। तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल 23 के तहत। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 बिल्कुल सही है। 29 और जो आर्टिकल 30 है वो दोनों ही अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हैं। और इसमें कहा गया है कि हर जो अल्पसंख्यक है उसको अपनी लिपि और भाषा को, संस्कृति को संरक्षित करने का राइट होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 बिल्कुल करेक्ट है। इसी के तहत तो आप कहाँ जाते हो अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हो, जहाँ सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है, जो पांचों रिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं डी ऑप्शन,
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का, तो आर्टिकल 31। यहाँ पे बेटा ये 31 ना होके क्या होगा, आर्टिकल 30 होगा। आर्टिकल 30 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपना मनपसंद या अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर, जो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है, मतलब कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात है, वो आपकी कर रखी है आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 26 में ये कहा गया है कि आपका जो भी धर्म हो, जैसे कि देखिए हिंदू जो होते हैं, इनका एक दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा के लिए आप कार्यक्रम तय करते हो अपनी पूरी कॉलोनी में या कहीं भी, तो वहाँ पे आप कार्यों का प्रबंध करते हो कि मुझे मतलब इस डेट को ये करना है, परमिशन लेते हो। ऐसे ही मुस्लिम्स का कोई त्योहार है, तो वहाँ पे जो हमें फ्रीडम दे रखी है कि आप धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आपको है, आपका ये फंडामेंटल राइट है। बट उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो वो ये पूछ रहे हैं किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फर्स्ट है आपका लोक व्यवस्था, सेकंड है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा, थर्ड है शिक्षा, फोर्थ है सदाचार, फिफ्थ है स्वास्थ्य और सिक्स है धर्मनिरपेक्षता। तो देखिए बेटा इसका क्या है करेक्ट आंसर। एक तो लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, हेल्थ के आधार पर और आपका सदाचार के आधार पर। ठीक है, इसका क्या करेक्ट हो गया, फर्स्ट, फिफ्थ और फोर्थ। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए आप जैसे मानो कि कोई बड़े अधिकारी हो जाते हो, तो यहाँ पे देखिए एक ही रास्ता है किसी भी गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है अगर आप अधिकारी हो, डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो एक ही दिन क्या होता है कि हिंदुओं का कोई फेस्टिवल पड़ जाता है और एक ही दिन आपका मुस्लिमों का फेस्टिवल पड़ जाता है, और दोनों ही अपने कार्यों को या अपने जो धर्म से रिलेटेड है कार्यों को आयोजित करना चाहते हैं, और वो आपसे परमिशन लेना आते हैं कि हम इस रास्ते से अपना जो भी मतलब धर्म से हमारा यात्रा होगी वो इसी रास्ते से होगी। तो और दोनों का टाइमिंग भी एक ही है कि हम इसी टाइम पे अपनी यात्रा निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप डीएम हो तो दोनों ये तय करते हैं कि हमें इसी रास्ते से निकलना है, तो क्या हो सकता है, दंगे भड़कने के आसार हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, उन लोगों को पहले तो समझाओगे कि अलग अलग टाइमिंग चुन लें, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो आप उनको रोक सकते हो, क्योंकि इससे लोक व्यवस्था को खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर दंगे भड़के तो लोक व्यवस्था ऑफकोर्स चरमराएगी जब दंगे भड़क जाएंगे। तो इसी चीज को बताया गया है कि अगर लगता है ये लोक व्यवस्था धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने से लोक व्यवस्था को कोई खतरा हो रहा है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अब आप ये समझिए हेल्थ को लेके। पहले जो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक चीज को बंद किया है। पहले लोग ना नरमुंड से तात्पर्य है कि कटा हुआ सिर लेके उसको लेके पूरे मार्केट से हर जगह से घूमा करते थे। उनकी धार्मिक आस्थाएं थी, तो उसमें क्या होता, बलि चढ़ती थी, बलि चढ़ने के बाद सिर को कटा हुआ लेके पूरे मार्केट में घुमाया जाता था। तो आप सोचिए कि वो कितना भयानक दृश्य होता होगा। इससे उनकी, मेरे जैसा इंसान हो तो वो तो बेहोश हो जाए। तो इससे क्या हुआ, उनकी जो रिलीजन की आस मतलब जो उनका रिलीजन था उसकी आस्था से कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ प्रभावित हुई या नहीं हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एकदम प्रतिबंध लगा दिया था कि ये गलत है। आपके मानते हैं कि आपका जो धर्म की आपको फ्रीडम दे रखी है, बट इससे किसी की हेल्थ प्रभावित नहीं हो सकती है। किसी की हेल्थ को खतरा हो उसको फिर बंद कर दिया गया। नरमुंड कटे हुए सिर लेके पूरे मार्केट में घुमाया जाता था, इस प्रथा को बंद कर दिया गया था बाद में। तो स्वास्थ्य को ऐसा भी होना चाहिए कि आपके धार्मिक कार्य करने से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। तो ठीक है, और सदाचार के आधार पर भी होना चाहिए। तो ये हो गए आपके तीन, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। 28, 29, 30, 31। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 30 के तहत जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने रुचि के एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इस क्वेश्चन को जो मैंने बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है वो 5 तरह की रिट जारी करता है, ठीक है। तो उन सारी रिटों को सिर्फ एक क्वेश्चन में कवर नहीं कर सकते हैं। इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाली हूँ और उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, फैक्ट होगा या जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। और वैसे भी अभी समझ में नहीं आने वाला ये, तो इसको यहीं मैं स्किप करती हूँ और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाली हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, यानी कि इनको लागू करवाया जा सकता है? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधिक अधिकार या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत मैंने बताया था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जाते हो? सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हो जाएगा? वी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही, यहाँ पे सही जोड़ लीजिए, यहाँ पे सही होगा, कौन सा सही नहीं है? तो आप देखिए सही नहीं है क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ए के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। बी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। सी बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। डी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो मैंने बताया था कितने क्वेश्चन करा चुकी हूँ, जो मूल अधिकारों का संरक्षक है वो भारत का राष्ट्रपति न होकर कौन है? वो है आपका भारत का सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और आर्टिकल 32 डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? सही, क्योंकि यहाँ पे मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति दे रखा है। तो राष्ट्रपति ना होके कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। बाकी सारे ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? न्यायपालिका। ये इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट वन। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन लैंग्वेज संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। क्या हो जाएगा? सी सर्वोच्च न्यायालय। अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे, वही सेम क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। नेक्स्ट वन। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लेके आई हूँ कि इसमें मुझे एक अलग लैंग्वेज मिली थी। जो आप देखिए, निम्नलिखित में से किसी को नारियों के मौलिक अधिकारों का रक्षक, सेम है, तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो भारत के संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? संसद को, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति। तो किसको माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। ये एक याद करने वाला फैक्ट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 132, आर्टिकल 226। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की बात की है, अगर यहीं पे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट दे रखा होता तो क्या होता? आर्टिकल 226। आज के हमारे इतने ही हैं, 44 ही क्वेश्चन है। ये एक और है, ये वाला। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है, दायर की जा सकती है? मैंडमस, कोवारंटो, हैवियस कार्पस या सर्टिओरेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा सी, हैबियस कार्पस को हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये होता है, जैसे आपने कोई अपराध किया और पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसको प्रस्तुत किया जाता है, ताकि ये तय हो सके कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी है वो उचित है या अनुचित है। तो इसी को हैबियस कार्पस बोलते हैं और ये हर व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एक न्यूज़ है आपको देने वाली कि जो हम पॉलिटी की सीरीज लेके आए हैं वो मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू चलेगी। आप लोग लाइक करें, जुड़े रहें। बाकी हम सैटरडे संडे को करंट लेके आने वाले हैं। आपको सैटरडे संडे को पूरे वीक का जितना भी करंट होगा वो क्वेश्चन के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो वो करंट आपको कराया जाएगा सैटरडे संडे को। तो प्लीज गाइज बने रहो, लाइक करो और शेयर करो।
फीडबैक जरूर दो। और मंडे अब मैं जो यहाँ पे फंडामेंटल राइट के मैंने आपको 45 क्वेश्चन खत्म करा दिए हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं शुरू करूंगी वो आपका शुरू करूंगी प्रेम्बल, प्रस्तावना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेम्बल को लेके जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो कराए जाएंगे, और प्लस आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है प्रेम्बल को लेके उसको भी समझाऊंगी। बाकी ये सबसे अच्छी न्यूज है कि सैटरडे संडे को आपकी करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और प्लस उसके जितने भी एक्सप्लेनेशन वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी मैं नीचे लेके आऊंगी। सो यू डोंट वरी, सैटरडे संडे से आपकी करंट की क्लास भी स्टार्ट होगी। बाकी मंडे टू फ्राइडे आपकी पॉलिटी रेगुलर रहेगी। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहो साथ में, क्लास को शेयर करो, फीडबैक दो एंड कमेंट करो, लाइक जरूर किया करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।